एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल जस्टिस एनजीटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इसमें पर्यावरणीय न्याय, उसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण की क्या भूमिका है, उसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर का आउटलाइन कुछ इस तरीके से है, जिसमें हम पहले बात करेंगे कि एनवायरमेंटल जस्टिस यानी पर्यावरणीय न्याय क्या है, क्यों ज़रूरी है पर्यावरणीय न्याय और इसके बारे में समझना क्यों ज़रूरी है, और कौन कौन से सिद्धांतों पर एनवायरमेंटल जस्टिस आधारित है या इस पे बेस्ड है। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में और इसके रोल के बारे में कि उसका एनवायरमेंटल जस्टिस से रिलेटेड क्या रोल है, क्या भूमिका है, और उसकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, और इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ एनवायरमेंटल जस्टिस यानी पर्यावरणीय न्याय एक बेसिक ह्यूमन राइट है, यानी कि एक आधारभूत मानव अधिकार है, और ये सभी को अलाउ करता है ताकि वो अपने जो भी उनके राइट्स है, जो उनके अधिकार हैं, उसको वो इजीली एक्सप्रेस कर सके। जो उनके बिलीफ हैं, उनके कल्चर से रिलेटेड, उनके कस्टम या ट्रेडिशन या प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, उसको वो आसानी से एक्सप्रेस कर सके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और ताकि किसी भी उनके जीवन पे किसी भी पड़ने वाले जो डिसीजंस हैं या एक्टिविटी है, तो उनके जीवन को जो प्रभावित करने वाली जो डिसीजंस या एक्टिविटी है, उसको वो उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, उसको वो आसानी से इस प्लेटफॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और विदाउट एनवायरमेंटल जस्टिस या पर्यावरणीय न्याय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, विदाउट दिस टूल मैनी पीपल आर मेड टू बी विक्टिम्स ऑफ द प्लान्स एंड एम्बिशंस ऑफ द अदर्स। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमारे देश में या जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है या डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पर अक्सर जो फाइनेंशियली स्टेबल या स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है या इंडस्ट्रीज़ हैं, और वो हमेशा ही अपना जो अधिकार है वो इस तरीके की जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों पर, या फिर ऐसे जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स है वहाँ पर इजीली वो इन्वेट करते हैं या फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए प्रपोजल रखते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमेशा जो है वो जो गरीब तबका है या फिर जो लोअर क्लास है या ट्राइबल कम्युनिटी है, आदिवासी ग्रुप है या समुदाय है, उनको हमेशा इन चीज़ों का इससे पड़ने वाले जो बुरे प्रभावों का सामना हमेशा करना पड़ता है। तो एनवायरमेंटल जस्टिस के होते हुए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टूल प्रोवाइड करता है कि फॉर द इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म to think upon these issues, and also environmental justice must be protected so that one person cannot ruin the lives of many. So environmental justice is also providing a decision making tool or a perfect tool for protecting the environment as well as the community, that no the other person or other institutions or stakeholders can destroy the life of other. Now, what are the principles? Environmental justice assert that every species has a right to freedom from the ecological destruction, from the smallest creature to the human beings, and every class or every social class have the equal right to live freely, to utilize the resources, to live independently and freely on this planet Earth without, and these resources, their places, their habitat should be free from the ecological destruction. Okay, and second principle, it requires all public policies to be founded on justice and mutual respect for all people without any bias and discrimination. Okay, so it is basically the resources, the important resources, the natural resources that we all are consuming, we all are utilizing, जो हम सभी यूज़ कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, चाहे वो शुद्ध हवा हो या पानी हो या शुद्ध खाना, जो भी चीज़ें हैं जो अपनी डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, वो सभी के लिए सामान्य है, सभी को उनकी ज़रूरतें हैं। तो किसी के लिए भी कम या ज़्यादा या कोई उससे वंचित ना रह जाए, तो सभी के लिए वो म्यूचुअल होना चाहिए। इस तरह ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए ताकि सभी को ये जो बेसिक नीड्स हैं उनकी फुलफ़िल हो सके विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी तरीके के भेदभाव के बिना। नेक्स्ट है, इट एडवोकेट्स फॉर द राइट टू यूज़ लैंड एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली, यानी कि किसी भी तरीके के जो आपके लैंड रिसोर्सेज है, भूमि से संबंधित या ज़मीन से संबंधित
चाहे वो एग्रीकल्चरल एरिया हो, क्रॉपलैंड हो, आपका खेती की भूमि हो, या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज हों, फॉरेस्ट है, रिवर है, या जो भी रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका एथिकल या एक हम कह सकते हैं कि नैतिक रूप से, नैतिकपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ उन संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, और इसके बारे में ये एडवोकेट करता है एनवायरमेंटल जस्टिस। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि यूनिवर्सल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि पर्यावरण और उससे जुड़े जो घटक हैं उनका संपूर्ण रूप से उनको संरक्षित रखना चाहिए। उनकी जो मतलब एंटिटी है वो कंजर्व होनी चाहिए from different kind of activities like testing of any chemical substances or products, production, manufacturing or discharge or discarding of any toxic waste या toxins, किसी भी तरीके के जो जहरीले या जहरीले पदार्थ हैं या कचरा है वो उसका डायरेक्ट जो प्रोडक्शन या एनालिसिस या टेस्टिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल वे में होना चाहिए या रोकना चाहिए। तो इसके बारे में भी ये एडवोकेट करता है एनवायरमेंटल जस्टिस, ताकि ये जो हमारे एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं या एनवायरमेंट के जो हमारा सराउंडिंग है ये इससे वल्नरेबल ना हो, इससे थ्रेटेंड ना हो। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, वाटर इससे मतलब एक्वेटिक सिस्टम है, लैंड है, फूड चेन है, तो ये इन चीज़ों से प्रभावित ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं अब एनवायरमेंटल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए या इसको समझने के लिए यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसे ग्रीन कोर्ट भी कह सकते हैं, तो ये लाया गया 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट या ग्रीन कोर्ट क्यों लाया गया? ताकि हम पर्यावरण से जुड़े जो मुद्दे हैं या पर्यावरण से संबंधित जो भी इश्यूज़ हैं, केसेस हैं, उसको हम सही तरीके से समझ के उसका हल ढूंढ सके, उसको उन केसेस का निपटारा कर सके, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ जो सोशल इक्विटी है उसको भी बनाए रखने का काम एनजीटी करती है। इसके अलावा इन केसेस को स्पीडी यानी एक तेज़ी मतलब कम समय में इन केसेस का डिस्पोजल करना या उनको केसेस को हल करना, उसके अलावा पर्यावरण के संरक्षण या पर्यावरण से संबंधित जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कि वन या फिर दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए और उनसे संबंधित जो कानून है उसको लागू करने के लिए भी एनजीटी काम करता है। और अगर किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी या निर्णय के तहत किसी मानव अधिकार का हनन होता है या पर्यावरण की क्षति पहुंचती है, तो इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है या किसी इंसान को इस तरीके से कोई क्षति पहुंचती है तो उसको मुआवजा दिलवाना और इन केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना एनजीटी के ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। द ट्रिब्यूनल डेडिकेटेड ज्यूरिसडिक्शन इन एनवायरमेंटल मैटर शैल प्रोवाइड स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस। तो तेज़ी से एनवायरमेंटल जो आपका जो इसमें पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं या इनसे संबंधित जो भी केसेस हैं इनको तेज़ी से कम समय में इनको हल करना, और उसके अलावा जो आपके दूसरे कोर्ट्स हैं जिसमें दूसरे जो केसेस आते हैं उससे ये आइसोलेटेड है या सेपरेटेड है, तो इस तरीके से ये जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के केसेस पे जो उनका जो भार है इस तरीके के केसेस से वो कम करता है ग्रीन कोर्ट, बिकॉज इट इज़ स्पेशलाइज्ड ग्रीन कोर्ट फॉर द एनवायरमेंटल इश्यूज फॉर द फाइंडिंग द solution of these kind of issues, and the tribunal is mandated to make an endeavor for disposal of application or appeals finally within 6 months of filing of the same. So जब भी जो पिटिशन मतलब रिटन पिटिशन आती है इस कोर्ट में, तो within the period of 6 months it should be the action should be taken, or the hearing should be, and the quick disposal of the case should be taken within 6 months. So initially the NGT is set up at 5 places of sittings. Principal bench is in New Delhi, and then the other branches in Bhopal, Pune, Kolkata and Chennai. Now ग्रीन कोर्ट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं देर आर 10 मेंबर्स, जिसमें से आपके चेयरपर्सन, एक्सपर्ट मेंबर, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़, जुडिशियल मेंबर्स, ये सारे मेंबर्स होते हैं।
इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया एक ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक इस तरीके का ग्रीन कोड सेटअप है. Okay. Now, what are the some of the examples of highlighted judgment given by make by NGT? सो इसमें 2-3 जजमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि सबसे पहला केस या जजमेंट इसमें दिया गया अलमित्रा एच पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. अलमित्रा एच पटेल एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने दिल्ली जैसे जो शहर है वहाँ पर इलीगल तरीके से या इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है रिवर वाटर में, यमुना रिवर वाटर में इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप किया जा रहा था. तो उसके अगेंस्ट इन्होंने पिटीशन फाइल किया एनजीटी में, जिसमें अगेंस्ट द यूनियन ऑफ या कह सकते हैं म्यूनसिपैलिटी के अगेंस्ट. सो इट इज़ डायरेक्टेड states to implement solid waste management rules and prohibited open burning of waste on land. सो इसमें इस तरीके के केसेस में ये आदेश दिया गया कि सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट रूल है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए प्रॉपरली, और जो खुले में कचरे को जलाया जाता है उसको पूरी तरीके से बैन किया जाना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, सेव मॉन फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें मॉन फेडरेशन या Okay, in this case, Save Mon Federation is a federation for saving that region where the indigenous community, जो वहाँ की आदिवासी ट्राइबल ग्रुप है, जो कि मोम्पा कम्युनिटी है, that is habited in अरुणाचल प्रदेश. सो वहाँ पर ये पिटिशन फाइल किया गया अगेंस्ट अ डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन नामजांग रिवर, which is to be and it was proposed to be built on that river, that this hydroelectric project. So it was filed against the Union of India. Then NGT suspended the construction of this hydro project, which is estimated about 6,400 crore rupees, and saved a habitat for that bird diversity, for the different bird species in Arunachal Pradesh. Now many more projects have been approved in violation of the law, such as Aranmula Airport, Kerala, which is also in this site. It was ecological sensitive zone in Kerala, where this airport construction was approval was cancelled. And then Lower Ramway Hydro Project and Nyamjangu in Arunachal Pradesh, mining projects in Goa, coal mining project in Chhattisgarh were either cancelled or fresh assessment were directed by NGTs. Now what are the benefits? इस NGT का क्या सिग्निफिकेंस है? सो NGT जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किया कि ये स्पेशली एक स्पेशल कोर्ट है जो कि केवल एनवायरमेंटल मैटर्स पे डिस्कशन या इसके लिए डेडिकेटेड है, और उससे रिलेटेड मुद्दों के निपटारे या सल्यूशन या हल के लिए ये काम करता है. नेक्स्ट है अलाउज स्पेशलाइजेशन. एनजीटी इज स्टाफ्ड विद जजेस एंड एनवायरमेंटल एक्सपर्ट एबल टू हैंडल एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग मल्टी डिसिप्लिनरी इशू. और इसके अलावा इसका क्या बेनिफिट है कि एक टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ केसेस है, कि दैट इट इज़ विद इन 6 months ऑफ द एप्लीकेशन द केसेस शुड बी मीन्स solved, or the cases should be heard in the court and the quick action should be taken. तो इस तरीके का एक स्पीडी जो है इफ़ेक्टिव तरीके से एक सल्यूशन या डिस्पोजल ऑफ केसेस इसके अंदर है इम्पॉर्टेंट. नाउ कुछ इससे रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि लिमिट टू ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो 2 इम्पॉर्टेंट इसमें कानून हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट or other traditional forest dwellers act, or it is also known as recognition of forest right act 2006. It has been kept out from the NGT's jurisdiction. Now obstacle to development. Some of the stakeholders, bureaucrats, or these sectors think that NGT is acting as a barrier or obstacle for the development. Decision of NGTs have also been criticized. In some of the cases इसको criticize भी किया जाता है by the different bureaucrats and the stakeholders and different big industries, because it challenges or it sometimes it presses the economic growth and the development.
एंड देन अब लूमिंग वैकेंसीज वेरी लेस, बहुत कम इसमें जो है वैकेंसीज होती हैं, क्योंकि एनजीटी में केवल 3 जुडिशियल और 3 एक्सपर्ट मेंबर्स हैं अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 10 ईच। मतलब 10 इसमें जुडिशियल और जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर में 10-10 मेंबर्स होने चाहिए, बट स्टिल देयर आर 3 मेंबर्स फ्रॉम ईच, एंड द लैक ऑफ ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैज़ लेड टू हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो इस मतलब मैन रिसोर्स कम होने की वजह से केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग केसेस भी चले जाते हैं। और नेक्स्ट इसमें चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू लिमिटेड रीजनल बेंचेस, यानी कि बहुत कम बेंचेस है। जैसे हमने बात करी केवल 6 बेंचेस हैं ग्रीन कोर्ट में एनजीटी की, जिसमें मेन जो आपकी न्यू दिल्ली में है, देन भोपाल, चेन्नई एंड देन पुणे। So NGT being located in big cities spread across India. So however environmental exploitation, लेकिन ज़्यादातर जो environmental exploitation है या ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो ऐसे रीजन्स में है जहाँ पर ट्राइबल या आदिवासी समुदाय है, या थोड़े वन जैसा जंगल का इलाका है, या रूरल एरियाज़ है, जो पेरी अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पर इस तरीके की सुनवाई होना या लोगों तक इसकी बात पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके मतलब इसको एक्सपैंड करना चाहिए, इनके रीजनल बेंचेस है या जो भी ऑफिसेज हैं। देन एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन इज़ ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ डेंस फॉरेस्ट।